हेलो एवरीवन। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि जब कोर्ट में कोई भी विटनेस होता है यानी जो भी गवाह होता है गवाही देने जाता है तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट होनी चाहिए या फिर उसकी कोई एज लिमिट होती है क्या? तो इंडिया के अंदर कौन विटनेस बन सकता है इसकी कोई एज लिमिट ऐसे तो नहीं गिवन है कि इतनी एज तक का इंसान ही गवाही दे सकता है। बट हाँ, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस आया जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया कि कैसे इंडिया के अंदर जो लॉज हैं उसमें कहीं पर भी ये स्पेसिफाइड नहीं है कि एक विटनेस की जो मिनिमम एज लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए। यानी इसका मतलब तो ये भी हो गया कि अगर कोई बच्चा विटनेस है, अगर कोई बच्चा गवाही देना चाहे तो वो दे सकता है, उसे एक हम प्रॉपर लेजिटिमेट विटनेस मान सकते हैं क्योंकि कोई एज लिमिट तो है नहीं कि इतनी मिनिमम एज लिमिट ज़रूरी है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली कुछ प्रिंसिपल्स जो हैं वो दिए हैं जिन्हें कोर्ट को फॉलो करना पड़ेगा जब वो किसी भी बच्चे की जो टेस्टिमनी है, जो गवाही है, उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ये उन्होंने दिया है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन अपील जो कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के पास फाइल की गई थी। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने तो क्या किया कि उन्होंने ये कहा कि क्योंकि एक बच्चा गवाही दे रहा है तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उसकी टेस्टिमनी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसीलिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक मर्डरर को अक्यूट कर दिया, छोड़ दिया। और इसी के बाद इसके अगेंस्ट, इस ऑर्डर के अगेंस्ट एक अपील फाइल की गई बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन समझा और देखा कि इंडियन लॉज में कहीं भी ये तो लिखा ही नहीं है कि एक बच्चा गवाही नहीं दे सकता या कोई मिनिमम एज लिमिट है कि अगर इतना छोटा बच्चा है तो उसकी टेस्टिमनी हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को अलाउ किया और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसे ओवर रूल कर दिया। बट अब इस ऑर्डर की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जो ये गाइडलाइंस निकाली है इनकी वजह से हमें अब ज़रूरत है कि हम समझें कि इंडिया के अंदर जो विटनेस से रिलेटेड लॉज हैं, जो प्रोविजंस हैं, वो क्या हैं और किस विटनेस को जो है एक कॉम्पिटेंट विटनेस माना जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं उन लॉज की जो कि कॉम्पिटेंट विटनेस के प्रोविजन से डील करते हैं। तो पहले क्या था? पहले हमारे पास था, इंडिया के पास था इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 जो कि इससे डील करता था, कॉम्पिटेंट विटनेस के प्रोविजन से डील करता था। लेकिन 2023 के अंदर इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस कर दिया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो पहले जो इंडियन एविडेंस एक्ट का 118 था वो कॉम्पिटेंट विटनेस से डील करता था। अब वो रिप्लेस होके कौन सा हो गया है? सेक्शन 124 ऑफ दी भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो कि ये बताता है कि कौन जो है एक कॉम्पिटेंट विटनेस बन सकता है, यानी किसकी गवाही जो है ली जा सकती है, किसकी टेस्टिमनी ली जा सकती है। तो इन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन जो है एक कॉम्पिटेंट विटनेस माना जाएगा अनटिल एंड अनलेस वो जो कॉम्पिटेंट विटनेस है वो टेंडर एज का हो, यानी बहुत ही ज़्यादा छोटा हो या फिर बहुत ओल्ड हो, बहुत ही कोई बूढ़ा इंसान हो या फिर उसे कोई मेंटल डिसेबिलिटी हो। अब इस सेक्शन के अंदर, इस प्रोविज़न के अंदर मेंटल डिसेबिलिटी भले ही एक कैटेगरी बनाई गई है कि उस पर्सन को हम एज अ कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं मान सकते, लेकिन इसमें ये भी क्लियरली स्पेसिफाई किया गया है कि अगर वो पर्सन भले उसे कुछ मेंटल डिसेबिलिटी है लेकिन वो बात समझ रहा है, उसे समझ में आ रहा है कि वो किस चीज़ की टेस्टिमनी दे रहा है, किस चीज़ की गवाही दे रहा है, क्या क्राइम हुआ है, अगर वो इतना समझ रखता है तो हम उसे बाय डिफ़ॉल्ट जो है बार नहीं कर सकते। हाँ, अगर उसे बात नहीं समझ में आ रही, क्या क्राइम हुआ है वो समझ नहीं आ रहा, जो क्वेश्चंस उससे पूछे जा रहे हैं वो समझ नहीं आ रहे हैं, तो उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है फ्रॉम बीइंग अ कॉम्पिटेंट विटनेस, उसकी टेस्टिमनी नहीं ली जाएगी। लेकिन अगर वो चीज़ें समझ सकता है, क्या उससे सवाल पूछ रहे हैं, क्या क्राइम हुआ है, उससे क्यों ये सवाल पूछे जा रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जस्ट बिकॉज किसी के अंदर कोई मेंटल डिसेबिलिटी है हम उसे विटनेस की कैटेगरी से नहीं हटा सकते, कॉम्पिटेंट विटनेस की कैटेगरी से नहीं हटा सकते। वैसे ही जो टेंडर एज का जो प्रोविज़न रखा गया है कि अगर कोई बच्चा बहुत ही छोटा है तो उसकी टेस्टिमनी नहीं ली जाएगी,
लेकिन ये नहीं बताया गया है, ये एक्सप्लेन नहीं किया गया है कितना छोटा, क्या मिनिमम एज लिमिट है। तो अगेन यहाँ पर कोर्ट का जो है रोल आ जाता है। कोर्ट को ये देखना होगा, समझना होगा कि जो बच्चा है क्या वो कॉम्पिटेंट है ये बात समझने के कि क्या क्राइम हुआ है, क्या उससे जो सवाल किए जा रहे हैं, जो क्वेश्चंस उससे पूछे जा रहे हैं, क्या वो उन क्वेश्चंस को समझ पा रहा है। तो ये सब चीज़ों को समझकर ही ये डिसीजन लिया जा सकता है कि वो पर्सन एक कॉम्पिटेंट विटनेस है या नहीं, उसकी टेस्टिमनी को एक्सेप्ट किया जा सकता है या नहीं। अब अगर हम प्रेजेंट केस की बात करें तो प्रेजेंट केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये अपील पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि हमारा जो इंडियन लॉ है उसके अंदर कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि जो चाइल्ड है उसकी कितने साल का बच्चा जो है टेस्टिमनी दे सकता है, कितना नहीं, यानी जो मिनिमम एज लिमिट है वो क्या है ये कहीं भी स्पेसिफाइड नहीं है। और इसी चीज़ को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए जो कि कोर्ट्स को ध्यान में रखने होंगे वाइल टेकिंग द टेस्टिमनी ऑफ द चाइल्ड। और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया कि हम बच्चे की टेस्टिमनी को आउटराइटली जो है नहीं मना कर सकते कि क्योंकि ये बच्चा है तो इसकी गवाही अब कैसे एक्सेप्ट की जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, कोर्ट को जो प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं उन्हें देखना होगा, समझना होगा। तो सबसे पहला अगर हम इन प्रिंसिपल्स की बात करें तो सबसे पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कही है कि टेस्टिमनी रिकॉर्ड करने से पहले कोर्ट को एक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कंडक्ट करना होगा और ये देखना होगा कि जो बच्चा है क्या उसे इतनी समझ है कि वो एविडेंस रिकॉर्ड हो रहा है, जो वो बात कह रहा है वो रिकॉर्ड हो रही है, इस बात को समझ पा रहा है, और जो सवाल उससे पूछे जा रहे हैं वो कितने इम्पोर्टेंट है इस बात को समझ पा रहा है। इसके अलावा कोर्ट को रीजंस देने होंगे कि कैसे वो सेटिस्फाई हुए कि जो बच्चा है वो फुल्ली अवेयर है, उसे पूरी बात समझ में आ रही है कि क्या हो रहा है, जो वो कह रहा है, जो वो बता रहा है वो सब सच है, यानी कोर्ट के सामने उसने जो भी बोला है वो सच है। इसके अलावा कोर्ट को रिकॉर्ड करनी होंगी द डिटेल्स अबाउट द क्वेश्चंस आस्क्ड, यानी उस बच्चे से क्या सवाल पूछे गए और बच्चे का क्या बिहेवियर था इन द कोर्स ऑफ द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। और इन सब एग्जामिनेशंस के बाद अगर ये पाया गया कि जो बच्चा है वो कॉम्पिटेंट है इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, यानी उसे सब बात समझ में आ रही है, वो समझ रहा है कि उससे क्या सवाल पूछे गए, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, देन इन दैट केस उस बच्चे को विटनेस माना जा सकता है। ही और शी शैल बी अलाउड टू बी अ विटनेस। इसके अलावा कोर्ट को रिकॉर्ड करनी होंगी द डिटेल्स अबाउट द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड, यानी जब एविडेंस रिकॉर्ड हो रहा था, जब उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा था तो उसका कैसा बिहेवियर था, इसे रिकॉर्ड करना होगा, क्योंकि उसी से ये ओपिनियन बनेगी कि कैसे कोर्ट ने ये डिसाइड किया, कोर्ट को ये समझ में आया कि जो बच्चा जो आंसर्स दे रहा है वो वॉलेंट्री है और किसी बड़े की इन्फ्लुएंस में वो उन सवालों के जवाब नहीं दे रहा है। दो ऐसी कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है जहाँ पर बच्चे की जो टेस्टिमनी है उसका ऑथेंटिकेट होना जो है ज़रूरी है बिफोर इट कैन बी कंसिडर्ड। अगर ये समझा जाता है कि जो बच्चा है वो कॉम्पिटेंट है, उसे समझ में आ रहा है कि उससे क्या सवाल हुए हैं, क्या क्राइम हुआ है, और उसका जो टेस्टिमनी है, उसकी जो गवाही है वो कितनी इम्पोर्टेंट है, तो ऑन द सोल बेसिस ऑफ द टेस्टिमनी ऑफ द चाइल्ड किसी पर्सन को जो है कन्विक्ट भी किया जा सकता है। बट अगर कभी भी बीच में जब उसका एग्जामिनेशन हो रहा है या उससे सवाल पूछे जा रहे हैं, अगर कोर्ट को कहीं पर भी ऐसा लगता है कि बच्चे को किसी ने पढ़ाया है, समझाया है, ट्यूटर किया है कि हाँ ये जवाब दो, ये सवाल का ये जवाब देना, या ऐसा ऐसा कुछ हुआ था, तो उस केस में जो कोर्ट है वो बच्चे की टेस्टिमनी को ऑथेंटिकेट भी करा सकता है। तो ये लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन ऑप्शनल है। ये कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि वो डिसाइड करेगा कि बच्चे की जो टेस्टिमनी है उसे ऑथेंटिकेट किया जाए या फिर नहीं किया जाए। और अगर कोर्ट को पता चलता है आफ्टर द स्क्रूटनी कि बच्चे की जो टेस्टिमनी है या तो इट इज़ मेड अप या फिर वो इन्फ्लुएंस्ड है, तो उस केस में उस टेस्टिमनी को एडमिट नहीं किया जाएगा एज एन एविडेंस। इसके अंदर मैं एक बात और क्लियर कर दूं, अगर सपोज करिए कोई बच्चा एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहा है तो इससे हम
ट्यूटरिंग नहीं मान सकते, क्योंकि ये कंसिडर किया जाएगा अगर कोई चीज़ हुई है, अगर कोई चीज़ फैक्ट है, अगर कोई चीज़ बच्चे ने खुद ने देखी है और उसी बात को बार बार दोहरा रहा है, रिपीट कर रहा है, तो उसे ट्यूटरिंग नहीं माना जा सकता। सिर्फ ये बेसिस नहीं हो सकता ये कहने का कि बच्चे को किसी ने कुछ सिखा दिया है। कई बार ये भी हो सकता है कि कुछ बात ऐसी लग रही है जिसे जिसे सुन के ऐसा लग रहा है कि बच्चा इन्फ्लुएंस में है या फिर उसे ट्यूटर किया गया है और कुछ बात वो सही बात बोल रहा है, तो सिर्फ वो हिस्सा टेस्टिमनी का जिसे माना जा सकता है कि वो बच्चा जो है एक्चुअली जो उसने देखा है या उसने विटनेस किया है वो बता रहा है, तो सिर्फ उतना ही हिस्सा जो है उसे एक्सेप्ट किया जाएगा एज एन एविडेंस, और बाकी का जो पार्ट जो ऐसा लग रहा है कि विच इज़ इन्फ्लुएंस्ड उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सो इन शॉर्ट हम ये समझ सकते हैं कि इंडिया के अंदर किसी भी एज का बच्चा जो है विटनेस हो सकता है, प्रोवाइडेड उस बच्चे को ये बात समझ में आ रही है कि उससे क्या पूछा जा रहा है, उसका एविडेंस जो है, उसकी जो टेस्टिमनी है, जो वो बात बता रहा है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है, क्यों उस बात को जो है एज एन एविडेंस जो है रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर वो बच्चा कॉम्पिटेंट है ये सब बातें समझने के लिए, तो उस बच्चे को एक कॉम्पिटेंट विटनेस माना जाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट हु कैन बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बताया है कि कैसे एक बच्चा भी, एक छोटा बच्चा भी जो है कॉम्पिटेंट विटनेस बन सकता है, प्रोवाइडेड जो भी प्रिंसिपल्स सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किए हैं वो फॉलो हुए हैं। I hope this information was helpful to all of you. Thank you for watching this video. Don't forget to follow Nyay and do join us again for more of India's Laws Explained.